जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस पर। मैं प्रिया आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ भारतीय शिक्षा आयोग के बारे में, जिसको कि हम इंडियन एजुकेशन कमीशन या फिर कोठारी कमीशन कहते हैं। ये ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सारे छात्र और छात्राओं को कन्फ्यूजन रहता है। कारण ये है कि ऐसे ही 2 कमीशन और हैं, तो किसने क्या रिकमेंडेशन दिया, किसका क्या है, कैसे याद करना है। और जब आप किताब खोलेंगे तो वहाँ पे आपको एक बहुत ही ज़्यादा पेजेस में आपको चीज़ें दे दी जाएंगी, जिसको एक तरीके से कहा जाए तो उसको एडजस्ट करके कैसे पढ़ना है, क्या ज़रूरी है और कैसे हम एग्ज़ाम में जाकर लिख पाएंगे, तमाम चीज़ें दिमाग में रहती हैं और आप हो जाते हैं कंफ्यूज। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो ये वीडियो आपके लिए है। पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और कॉन्सेप्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करिएगा। मैं आपको वीडियो के लास्ट होते होते कुछ ऐसे ट्रिक्स और टिप्स भी बताऊंगी कि आप कैसे जो आपके कुछ कमीशंस हैं उनको कैसे ईजिली रिकॉल कर सकते हैं। इसके साथ ही कैसे आप उनको याद करेंगे विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। जब आपको लिखना है, आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या पूछता है आपका, अगर आप देखेंगे तो बीएड में भी ये आपका पेपर है। अगर आप देखें तो आपका समकालीन भारतीय शिक्षा में है, भारतीय शिक्षा का इतिहास, इन सभी पेपर में ये कोठारी आयोग आपका हो गया या फिर मुदालियर कमीशन हो गया या राधा कृष्णन कमीशन हो गया। ये एज इट इज़ पेपर में क्वेश्चन आता है कि उसके क्या क्या रिकमेंडेशंस हैं। इनको हम बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बाइलिंगुअल आपका ये वीडियो रहने वाला है, पर उसके पहले अगर आप पहली बार इस वीडियो को चैनल पर देख रहे हैं या पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चलिए पढ़ते हैं। यहाँ सबसे पहले तो इसके 2 नाम हैं, ये आपको यहाँ पर समझना होगा। पहला कि इसको इंडियन एजुकेशन कमीशन क्यों कहा गया। इसलिए कहा गया क्योंकि इसके पहले जो है 2 कमीशन ऑलरेडी बन चुके थे। इसका सन देखिए क्या है, 1964 है और हम लोग इंडिपेंडेंस कब पाए थे, 1947 में। तो 1947 से 64 की जो जर्नी है, इसके बीच में शिक्षा के क्षेत्र में 2 कमीशन का जो है यहाँ पर जो बहुत प्रोमिनेंट है उनका जो है विकास होता है। एक आपका 1948 में बनता है जो राधा कृष्णन कमीशन या यूनिवर्सिटी कमीशन, जो कि हायर एजुकेशन के लिए बनाया गया था कि उसमें क्या क्या भाई रिकमेंडेशंस हैं, क्या असंतोष है, इस चीज़ों को जानने के लिए। दूसरा कमीशन 1952 में बनाया गया था, जो कि आप कह सकते हैं माध्यमिक शिक्षा के लिए बनाया गया था। फिर भी जो चीज़ चाहिए थी सरकार को संपूर्ण भारत में कि भाई हम क्या चाहिए, वो चीज़ इन दोनों कमेटी या इन दोनों कमीशन के द्वारा नहीं मिल पाया। तो उसके बाद संपूर्ण भारत में एक समान शिक्षा नीति और एक विषय में सोचने के उद्देश्य से यहाँ पर उदय होता है इंडियन एजुकेशन कमीशन, जिसको हम कोठारी कमीशन कहते हैं। कोठारी कमीशन जो है वो आपका 14 जुलाई 1964 को बना था। इसको हम कोठारी कमीशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी अध्यक्षता DS कोठारी, दौलत सिंह कोठारी द्वारा की गई थी। DS कोठारी जो थे उस समय आपका जो UGC है उसके चेयरमैन भी थे। इनके साथ अन्य इनके सहयोगी भी थे, जैसे कि JF मैकडुअल थे, इसके साथ श्री M जीन थॉमस से, JP नायक थे, बहुत सारे इसी तरह अन्य सहयोगी थे, किंतु मेन चेयरमैन यही थे। इसी कारण इसको कोठारी आयोग कहते हैं। क्लियर है। पूरी वीडियो को हम लोग बहुत कॉन्सेप्ट के साथ समझते हुए चलेंगे, तो आपका टाइम भले वीडियो आपकी आधे घंटे की हो जाए, लेकिन वीडियो आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा कि इसके बाद कभी भी आपको दूसरी कोई और वीडियो ना देखनी पड़ेगी। नहीं, एक देख ली और फिर दूसरी भी देख रहे हैं, फिर भी कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही नहीं हो रहा है। क्लियर। रिपोर्ट कॉम्पिटिटिव लेवल के पेपर में भी ये पूछा जाता है कि रिपोर्ट का नाम क्या था। तो जब हम बात करते हैं कोठारी कमीशन की, रिपोर्ट का नाम है एजुकेशन फॉर नेशनल डेवलपमेंट, जिसको हम शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास कहते हैं। क्या कहते हैं, शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास। ये इनके प्रतिवेदन का नाम था जो इन्होंने दिया था, शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास। साथ साथ बोलते चलिए, रिपोर्ट का नाम क्या था, शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास। 3 पार्ट में ये रिपोर्ट दी गई थी। 692 पेजेस में कंप्लीट किया गया था। कितने पेजेस में, 692 पेजेस में 3 पार्ट में दिया गया था। एक बार 6 चैप्टर, एक बार 11 चैप्टर और एक बार 2 चैप्टर में इसको कंप्लीट किया गया था। 64 में बनाया गया था। 66 इसलिए है क्योंकि इसमें इन्होंने अपना आखिरी चैप्टर या आखिरी पार्ट जो है कर दिया था। अब रिपोर्ट इन्होंने बनाया कैसे, तो रिपोर्ट इन्होंने भ्रमण करके देखा। मतलब कैसे देखा, हाँ एक और चीज़,
पूरी जो ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम है, चाहे प्राइमरी की बात की जाए, चाहे सेकेंडरी की बात की जाए, चाहे हायर की बात की जाए, पूरे एजुकेशन सिस्टम को, पूरे शिक्षा प्रणाली को ओवरहॉल करने के लिए एजुकेशन आपका जो ये है एजुकेशन कमीशन, उसको इस्टेब्लिश किया गया था। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक। पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम के ओवरहॉल करने के लिए, जांच करने के लिए कि भाई कैसा है, लोगों में असंतोष है, इसको लेकर के, इसका अध्ययन करके आपकी जो इंडियन एजुकेशन कमीशन है इसको रिपोर्ट देनी थी। इतना क्लियर हुआ? कितने पेजेस का था? रिपोर्ट का नाम क्या था? भ्रमण, क्वेश्चनायर, इंटरव्यू, साक्षात्कार द्वारा, मतलब लोगों से बातचीत करके, क्वेश्चनायर करके, घूम करके, देख करके इन्होंने इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया था। अब हम बात करें ऑब्जेक्टिव्स की। ऑब्जेक्टिव इनका बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको पंचमुखी कार्यक्रम भी काफ़ी बार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचमुखी कार्यक्रम, क्योंकि जो इनका उद्देश्य था वो इन्होंने 5 मेजर क्षेत्रों में बांटा था। कितने में? 5। इन 5 को हम समझेंगे, आप ऐसे ही याद करेंगे, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझना है और जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, पॉइंट, उसको अगर आप रिकॉल करते हैं, ये तरीका होता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, अब मैं चाहूँ तो ये ऑब्जेक्टिव जो मैंने लिखा है, इन सब को मैं क्या कर सकती हूँ, सबको मैं 1 से 1.5-2 पेज में पूरे के पूरे अगर मैं चाहूँ तो लिख सकती हूँ, सबके अंदर पॉइंट टू पॉइंट। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्वेश्चन आपसे शॉर्ट में पूछे या लॉन्ग में पूछे, लॉन्ग में पूछेगा तो वो ऑलरेडी अभी आप आगे देखेंगे कमीशन काफ़ी बड़ा है, इसके रिकमेंडेशंस भी हैं, तो आप एक ही चीज़ पे सारा अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्लियर है? ऑब्जेक्टिव क्या है? पंचमुखी कार्यक्रम क्यों कहते हैं? अब वो जो 5 चीज़ें हैं उसको हम देखेंगे। सबसे पहला प्रोडक्शन। अब ये प्रोडक्शन के साथ आपको क्या याद रखना है कि शिक्षा और एंड, मतलब एजुकेशन एंड प्रोडक्शन, शिक्षा व उत्पादन, ठीक। शिक्षा के साथ प्रोडक्शन कैसे होगा, अब उसको समझिए। इनका सीधा सा मतलब है, प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? उत्पादन करना। तो वो कब होगा उत्पाद? कि जब हम किसी चीज़ को प्रोडक्टिव बनाएंगे। जैसे इनका कहना था इसमें कि भाई हम साइंस को जो है ज़्यादा फोकस करें ताकि बच्चे क्या हों, प्रोडक्टिव हों। अधिक से अधिक हम व्यावसायिक विषयों को सम्मिलित करें, जिससे बच्चा जो है पढ़ने के बाद या पढ़ने के दौरान भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें करे जो कि क्या हो, उत्पाद में मदद करे, अनुसंधान को प्रोत्साहित करें। ये इनके पहले ऑब्जेक्टिव में कहा गया। सोशलाइजेशन एंड नेशनल यूनिटी, इसमें इन्होंने कहा है सामाजिक, जो आपका सामाजिकता है और सामाजिक एकता है जिसकी हम बात करते हैं, इसमें इन्होंने कहा है कॉमन स्कूल सिस्टम जो 2 साल की अवधि में पूरा किया जाना चाहिए। कॉमन स्कूल सिस्टम किसके द्वारा दिया गया है? पेपर में आता है क्वेश्चन, किसके द्वारा दिया गया है? कोठारी कमीशन के द्वारा, याद रखिएगा। सोशलाइजेशन एंड नेशनल यूनिटी इनके दूसरे पंचमुखी कार्यक्रम में है। इसमें कहा गया है कि भाई राष्ट्र सेवा, इन सब की जो भावना है वो बच्चों को सिखानी चाहिए, सरकार इसके लिए सहायता करे, ये सारा। तीसरा आपका एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी। एजुकेशन सब में कॉमन है, आपको याद ऐसे ही रखना है, प्रोडक्शन, सोशलाइजेशन, डेमोक्रेसी, मॉडर्नाइजेशन। हिंदी में बात करें तो आप हिंदी में कर सकते हैं। उत्पादन हो गया, सामाजिकता हो गया, सामाजिकरण हो गया, शिक्षा हो गया, आधुनिकीकरण हो गया, सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य हो गए। तो डेमोक्रेसी की अगर हम बात करते हैं तो डेमोक्रेसी में क्या है? इन्होंने कहा है कि डेमोक्रेसी क्या होती है भाई? आपकी लोकतंत्र। तो लोकतंत्र में क्या है? बच्चे को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा होना चाहिए। जो शिक्षा का माध्यम हो वो क्या हो? वो आपका, अभी माध्यम पे हम बाद में आते हैं। माध्यम मतलब इन्होंने कहा है कि भाई प्रादेशिक भी और अंग्रेजी को भी इन्होंने जो है कहा है, ठीक। लेकिन त्रिभाषा सूत्र में उस चीज़ को हटाया। तो देखिए नेतृत्व, इनका कहना है कि जो डेमोक्रेसी हो वो कैसी हो? लोकतंत्र में बच्चे के अंदर नेतृत्व करने की क्षमता का विकास करना चाहिए। उसको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दे रहे हैं, बिना किसी भेदभाव के आप शिक्षा देंगे। मॉडर्नाइजेशन से इनका कहना है कि जो शिक्षा है उसके द्वारा आप मॉडर्नाइज करिए, बच्चे को तकनीकी सिखाइए, तकनीकी का प्रयोग करना सिखाइए, किस प्रकार से वो अपने जो उसका संसाधन है उसका उचित से उचित प्रयोग कर सके। सोशल, मोरल और स्पिरिचुअल वैल्यू, आपको पता है जो भारत देश है वो संस्कृति से बना हुआ है। यहाँ की संस्कृति हज़ारों करोड़ों साल पुरानी है, तो आप अपने जड़ों को न भूलें। इसके लिए इन्होंने इसके भी विकास पर बल दिया कि जो मूल्य हैं वो हार्स न हो, उन मूल्यों को भी बनाए रखना है शिक्षा के साथ साथ। तो ये इनके 5 ऑब्जेक्टिव्स थे जो मैंने आपको बताए। तो पहला आपको याद रखना है पॉइंट ऑब्जेक्टिव का, आपने उसके अंदर 5 पंचमुखी कार्यक्रम याद रखिए। क्या क्या है अब साथ में रिकॉल करने की कोशिश करिए, क्या क्या है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? तो सबसे पहले हमने पढ़ा है प्रोडक्शन, उत्पादन, क्लियर है। दूसरे पे हमने क्या पढ़ा? सामाजिकता,
याद आ रहा है आपको? एक बार और मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, पहला प्रोडक्शन, आपका उत्पादन, दूसरा सोशलाइजेशन, तीसरा डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के साथ हमारे अंदर क्या आ जाएगा? मॉडर्नाइजेशन। हम आधुनिक हो जाएंगे। जब हमारे अंदर लोकतंत्र की भावना आएगी, हम आधुनिक हो जाएंगे और अपने मूल्यों के साथ चलेंगे। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। क्लियर? आपका एक हो गया, ये जो मैंने 1 2 डाला इसको ध्यान से पढ़ते चलिएगा। दूसरा है आपका ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम कहते हैं संगठन। क्या कहते हैं? संगठन। जब आप अपने स्कूल की कॉपी में लिखेंगे, एग्जाम में लिखेंगे या नोट्स बना रहे हैं, तब आप इसी तरह पॉइंट में रखेंगे। संगठन के अंतर्गत हम क्या देखेंगे? इसमें क्या है कि इन्होंने किन किन आपके जो स्टेजेस होते हैं, क्योंकि इनको क्या करना था, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर, तीनों को देखने के लिए बनाया गया था। तो इनके जो संगठन में हम देखेंगे, उसमें इन्होंने हर एक स्टेज के बारे में, शिक्षा के हर एक स्तर के बारे में बताया है। प्री स्कूल स्टेज में इन्होंने कहा है कि 1 से 3 साल का जो है इसमें होना चाहिए वर्ष, ठीक, 1 से 3 साल। प्राइमरी में इन्होंने कहा है 4 से 8 साल का होना चाहिए। लोअर सेकेंडरी में इन्होंने कहा है कि यहाँ पर दोनों तरह की शिक्षा यहाँ पर दी जानी चाहिए, सामान्य शिक्षा भी और व्यावसायिक शिक्षा भी। ध्यान दीजिए, व्यावसायिक शिक्षा पर यहाँ पर खासा जो है वो इन्होंने जो है ध्यान दिया है। ठीक है, तो जो निम्न माध्यमिक है वहाँ पर आपके जनरल एजुकेशन भी चलेगा और वोकेशनल, व्यावसायिक भी। हायर सेकेंडरी जो क्लास 11 12 है, फिर हायर एजुकेशन में ये ध्यान दीजिए, इन्होंने यूजी को 3 साल का बताया है, पीजी भी 2 या 3 साल, रिसर्च भी 2 या 3 साल। अब आपका रिसर्च 5 साल का होता है, आपको पता होना चाहिए। तो जो आपका कोठारी आयोग है, इन्होंने यूजी 3 साल, पीजी 2 से 3 साल, रिसर्च जो है 2 से 3 साल इन्होंने इसके लिए बताया था। ठीक है, दिया था, तो ये आपको याद रखना है। अब जो हमने पॉइंट बनाया था, सबसे पहला पॉइंट अब आपको अपने दिमाग में रखना है, वो ये है कि पहला ऑब्जेक्टिव और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन। साथ याद करते चलिए, क्योंकि बाद में आप याद नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए साथ वीडियो में याद करिए। एट द एंड ऑफ द वीडियो आप देखेंगे आपके पास पॉइंट्स होंगे, जिसकी मदद से आप खुद से उसको लिख सकते हैं, अगर आप समझे हैं। ध्यान से कॉन्सेप्ट बनाने पे ध्यान दीजिए। ऑब्जेक्टिव और दूसरा हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन। दोनों की शुरुआत ओ से ही है। देखिए, जो हिंदी मीडियम के भी बच्चे हैं उनको मैं यही कहूँगी कि आप ये जो टेक्निकल जो हेडिंग दे रहे हैं उसको इंग्लिश में दीजिए, आपको निश्चित ही बेनिफिट होगा। ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव आपने उद्देश्य लिखते तो वो गलत हो जाएगा, लेकिन हाँ, अगर आप इसको इंग्लिश में लिखते हैं तो वो थोड़ा इफेक्टिव होगा। और आपको जैसे आप देखेंगे उद्देश्य है, तो हिंदी के वर्ड कई जगह आपको अलग अलग देखने को मिलते हैं, बट इंग्लिश के वर्ड एज इट इज़ रहते हैं, तो आपको फ़ायदा भी होगा। अदरवाइज चॉइस आपकी, आप चाहें तो उद्देश्य और इसको संगठन के रूप में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 पॉइंट क्लियर हो गए। अब थर्ड एडमिनिस्ट्रेशन, तो OA एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन। कैसे? इन्होंने तो बताया, जैसे कि आपने देखा कि अब भाई इन्होंने बता दिया प्राइमरी इतने का होगा, लोअर सेकेंडरी इतने का, सेकेंडरी इतने का, ग्रेजुएशन, पीजी, यूजी सब बता दिया, लेकिन उसको चलाएगा कौन? उसको चलाने के लिए कोई तो संस्था चाहिए ना। तो इसमें आता है केब। कौन आता है? केब। केब क्या है? सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। 1956 में केब बना था। इन्होंने कहा कि इनके अधिकारों में वृद्धि की जाए। क्या की जाए? अधिकारों में वृद्धि की जाए। क्लियर? NCERT नाम सुना है आपने जो है 6 से 10 तक पढ़ा होगा, या 9 10 में तो निश्चित ही NCERT चली ही होगी, चाहे यूपी बोर्ड से चाहे CBSE बोर्ड से हो। NCERT को क्या किया जाए? विद्यालयी शिक्षा का भार सौंपा जाए। किसने कहा ये कहने वाले नन अदर देन कोठारी आयोग है, याद रहेगा। केब में कहा कि इनके जो भार है, जो इनका दायित्व है, उसको बढ़ाया जाए, अधिकार को बढ़ाया जाए, पावर को बढ़ाया जाए। NCERT को जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है ना, आपका क्लास 1 से जो शुरू होता है और 12 तक चलता है ना, उसका भार दीजिए किसको? वो NCERT को दीजिए। इसके साथ कोठारी आयोग ने एक और इम्पॉर्टेंट बात की है जो कि बहुत ज़रूरी है, और वो है कि जो केंद्र सरकार है, संघ की सरकार है, वो 6% मिनिमम 6% की बात की है कोठारी आयोग ने यहाँ पर। कितना? मिनिमम 6%। इसके साथ कुल शिक्षा बजट का, ये देखिए, ये GDP का मिनिमम 6% कहा गया है, संघ जो करेगा। और ये जो है कुल शिक्षा बजट का, जैसे मान लीजिए कि 100 रुपये अगर किसी देश की GDP है, तो उसका 6% मिनिमम उनको कहाँ खर्च करना है? शिक्षा पे।
इतना क्लियर है। तो उसमें से 6% है। और जो शिक्षा बजट है, अब मान लीजिए संघ की सरकार है, उसने कहा नहीं हम 6 तो नहीं दे पाएंगे, हम तो 3 ही % देंगे। तो वो 3% जो उन्होंने शिक्षा को दिया, इस 3% में कोठारी आयोग का कहना था कि 2/3 व्यय जो है उस 3% का, एग्जाम्पल है 3%, ठीक है, 3 से 3.5 वैसे नॉर्मली भी देते हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। 2/3 जो व्यय है वो सामान्य शिक्षा पर किया जाएगा और 1/3 व्यय उच्च शिक्षा पर किया जाएगा। किसने कहा? ये कोठारी कमीशन ने। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, जो फैक्चुअल डेटा है वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़रूरी है, और ये जब आप एग्ज़ाम देने जाएँ तो उसके एक दिन पहले पढ़ कर जाएँ, एक बार और वीडियो देख कर जाएँ, अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं, क्योंकि ये डेटा जो है ये आपके दिमाग से हट सकता है, क्योंकि फैक्चुअल चीज़ें याद नहीं रहती हैं। संप्रत्यय आपने कॉन्सेप्ट बनाए तो आपको याद होगा कि पहले हमको ऑब्जेक्टिव लिखना है, फिर हमको ऑर्गेनाइजेशन करना है, फिर हमको एडमिनिस्ट्रेशन करना है, लेकिन उसके अंदर की चीज़ें मिस हो सकती हैं। तो इसको रिसेंट अपने मेमोरी में रखने के लिए एक बार और ज़रूर देखें एग्ज़ाम के पहले। तो ये समझ में आया। सेंटर क्या करेगा? मिनिमम 6% देना है और कुल जितना शिक्षा बजट आएगा उसका 2/3 सामान्य शिक्षा पर, 1/3 उच्च शिक्षा पर। प्रेजेंट में 3.1 GDP है, 2021-22 की बात है, इकोनॉमिक सर्वे में ये आया था। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि प्रेजेंट 3.1 GDP सरकार खर्च करती है शिक्षा के ऊपर, और कोठारी आयोग ने कितना कह के गया है? 6%। और आप सोचिए 6% है, और कब की बात है? 1964 की बात है ये। 1964 से 66 में इन्होंने रिपोर्ट दे दिया। आज आप 2023 में जी रहे हैं, 2021-22 में है कि 3.1, ये 4 तक भी नहीं पहुंच पाता है। 3.1 से 3.45 तक ही एजुकेशन सिस्टम में रह पाता है। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट है टीचर। टीचर मतलब शिक्षक। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, शिक्षक के बारे में भी लोग बताते हैं, हर कमीशन वालों ने बताया है कि शिक्षक कैसा होना चाहिए, शिक्षक की नियुक्ति कैसे होगी, ये सारी चीज़ें, इनकी सैलरी, सर्विस, अपॉइंटमेंट, इन सब से रिलेटेड कितना वर्किंग डेज शिक्षक को करना चाहिए, ये सारी चीज़ें। लेकिन आपको जो आंसर लिखना है ना, आप नॉर्मली भी लिख सकते हैं कि शिक्षक के लिए इन्होंने सैलरी बढ़ाने का, जैसे उनका वेतन है तो वेतन को बढ़ाया जाए, उनके सर्विस में क्वालिटी को लाया जाए, अपॉइंटमेंट कैसे हो उसके लिए भी जो है एक प्रॉपर क्राइटेरिया हो। ये सामान्य चीज़ें भी अगर आप लिख देंगे तो आपका इससे काम हो जाएगा। शिक्षक शिक्षा ये महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये इससे प्रश्न आता है कि शिक्षक शिक्षा के संबंध में जो प्रावधान बताए गए हैं या संशोधन, आपके रिकमेंडेशन बताए गए कोठारी आयोग द्वारा, क्या है? स्कूल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की जाए, स्कूल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की जाए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ टीचर एजुकेशन की भी स्थापना की जाए। शिक्षक जो विद्यालय शिक्षा है इसके लिए नेशनल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन NBSC की स्थापना की जाए, इंडियन एजुकेशन सर्विसेज की स्थापना की जाए। उसी तरह जैसे ये नेशनल लेवल पे है, मतलब सेंटर लेवल पे नेशनल होगा, उसी तरह SBSC मतलब स्टेट लेवल पे, राज्य स्तर पे SBSC और आपके नेशनल राष्ट्रीय स्तर पे NBSC की स्थापना। ये शिक्षक शिक्षा के बारे में कोठारी आयोग का कहना है। नेक्स्ट बात करते हैं करिकुलम, पाठ्यचर्या। तो इनका क्या कहना था जो आपके कोठारी आयोग था कि भाई पाठ्यचर्या, तो करिकुलम कैसा होना चाहिए? कोर करिकुलम की इन्होंने बात की है। इसके साथ ये भी तथ्य आपको याद रखना है कि करिकुलम कोर करिकुलम होना चाहिए, और जो करिकुलम बनाने का आधार हो, जो निर्माण हो, वो सिद्धांतों के आधार पे हो, अपने मन से ना हो। जो आपके करिकुलम कंस्ट्रक्शन के प्रिंसिपल हैं, जैसे कि एक्टिविटी, क्रिया का सिद्धांत, बाल केंद्रित सिद्धांत, इन चीज़ों को कोरिलेटेड सिद्धांत, ये सिद्धांतों को ध्यान में रख करके उसको बनाना चाहिए। इसके साथ इन्होंने कहा है कि एक समान पाठ्यचर्या होनी चाहिए। किसने? कोठारी आयोग ने कहा है एक समान पाठ्यचर्या होनी चाहिए। ठीक है, त्रिभाषा का बात भी इन्होंने किया है। पहले त्रिभाषा सूत्र जो है वो पहले एक बार और रिकमेंडेड हुआ था भावात्मक समिति द्वारा, उसके बाद कोठारी आयोग ने त्रिभाषा सूत्र को भी बताया है। त्रिभाषा सूत्र में इन्होंने क्या कहा है आपको पता होना चाहिए, आप जानते भी होंगे कि भाई आपकी जो लैंग्वेज है त्रिभाषा सूत्र में 3 लैंग्वेजेस के यूज़ की यहाँ बात की जाती है। कौन कौन सी हैं वो लैंग्वेजेस? तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपकी जो मातृभाषा होती है, मदर टंग होती है, या फिर जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है, ठीक है, क्षेत्रीय भाषा है, इसकी बात की जाएगी। पहली भाषा, ठीक, मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज है। दूसरी है संघ की राजभाषा या सह राजभाषा, मतलब कि जो आपकी सेंटर की है। एक तो मदर टंग हो गया रीजनल, दूसरे में अगर आप देखेंगे तो या तो आपको हिंदी है या फिर कोई आपको MIL जो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है उसको। और जब अगर मान लीजिए कि आपने हिंदी, यहाँ मदर टंग अगर आपकी हिंदी है
तब तो आप दूसरे में कोई और भाषा लेंगे जो भारत की जो क्लासिकल लैंग्वेजेस में है, या फिर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, या फिर इंग्लिश। और अगर मदर टंग कोई और है तो दूसरे या तीसरे में से मतलब आपको हिंदी पढ़ाई ही जाएगी। मतलब मिला जुला कर की बात यही है कि चाहे आप जो है हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हो या नहीं आते हो, हिंदी आपको 3 जो स्टेजेस है उसमें से कहीं ना कहीं तो पढ़ने में मिल ही जाएगी। उसके अलावा अंग्रेजी, उसके अलावा एक कोई जो है आपकी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज MIL। क्लियर है। इसके अलावा इन्होंने कहा था कि भाई जो क्लास 5 से 7 है यहाँ पर मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा का बच्चे को ज्ञान देना चाहिए। ये सारी चीज़ें इन्होंने इसमें बताई थी। क्लियर। टीचिंग मेथड, शिक्षण विधि कैसा होना चाहिए। अच्छा, आप पॉइंट्स ध्यान में रख रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट हमने क्या देखा था, ऑब्जेक्टिव, फिर उसके बाद हमने देखा ऑर्गेनाइजेशन, फिर उसके बाद हमने देखा एडमिनिस्ट्रेशन, फिर उसके बाद शिक्षक आए। शिक्षक आए तो शिक्षक के साथ कौन आएगा, शिक्षक को पढ़ाने वाले। शिक्षक भी तो कहीं पढ़ेंगे ना, कहीं ट्रेनिंग लेंगे ना, तो शिक्षक शिक्षा की बात की गई। उसके बाद करिकुलम इनका कैसा रहेगा, और करिकुलम के बाद नेक्स्ट हम देख रहे हैं टीचिंग मेथड को, शिक्षण विधियों को। ठीक, जैसे देखिए अब आप याद कैसे रखेंगे, अब मैं आपको बताती हूँ। आपको एडमिनिस्ट्रेशन तक याद है, उसके बाद आएंगे टीचर आएंगे तो अपने साथ टीचर ट्रेनिंग एजुकेशन सेंटर्स भी लेकर के आएंगे। अब वो कुछ ना कुछ तो पढ़ाएंगे, तो क्या पढ़ाएंगे, पाठचर्या को पढ़ाएंगे, करिकुलम। तो करिकुलम को कैसे पढ़ाएंगे, तो टीचिंग मेथड द्वारा पढ़ाएंगे। तो टीचिंग मेथड कैसा होगा, फ्लेक्सिबल होगा, डायनामिक होगा, एक्टिविटी बेस्ड, TLM। इसका मतलब है कि जो उनकी शिक्षण विधि होनी चाहिए वो लचीली होनी चाहिए, उसमें परिवर्तन संभव होना चाहिए बच्चे की रुचि क्षमता योग्यता के अनुसार, एक्टिविटी का उसमें समावेशन होना चाहिए, TLM का उसमें प्रॉपर यूज़ होना चाहिए। तो ये किसके लिए है, टीचिंग मेथड के लिए। क्लियर है। अब इसके बाद टेक्स्ट बुक की बात करें तो टेक्स्ट बुक क्या है, NCERT के अनुसार। मतलब इन्होंने कहा है कोठारी कमीशन ने कि टेक्स्ट बुक NCERT के अनुसार होना चाहिए। निर्माण जो है इसका विशेष समिति द्वारा किया जाना चाहिए और व्यापक योजना के तहत। गाइडेंस एंड काउंसलिंग की भी बात इन्होंने की है। अब देखिए शिक्षक आ गए थे, अपने साथ क्या लेकर के आए थे, शिक्षा जहाँ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से वो लेकर के आए थे, जिसके अंदर आपने SBSC और NBSC को देखा। उसके अलावा आपने क्या देखा, अब उसके बाद पाठचर्या को पढ़ाए। पाठचर्या को किसके द्वारा, तो मेथड्स ऑफ टीचिंग, जो आपका मेथड किसके द्वारा वो पढ़ाएंगे। उसके बाद क्या लेकर के पढ़ाएंगे, तो किताबों को लेकर टेक्स्ट बुक आएगा। उसके बाद गाइडेंस एंड काउंसलिंग भी बात किया इन्होंने कि भाई निर्देशन भी ज़रूरी है शिक्षा में, ठीक, बच्चे के लिए। इसके बाद इवैल्यूएशन, लास्ट आपका पॉइंट है इवैल्यूएशन। अब जो मैंने आपको ये 11 पॉइंट बताए हैं, अभी मैं इसका इम्पैक्ट भी बताऊंगी, मैंने आपको 11 पॉइंट बताए हैं। अब एक स्ट्रैटेजी समझिए, आप चाहे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं या जानकारी के लिए देख रहे हैं। अब आपको जब भी अगर सोचना हो, समझना हो, क्योंकि समितियां बहुत सारी हैं, रिकमेंडेशन सारे हैं, कमीशंस हैं आपके पास, तो जो ये 11 पॉइंट्स हैं, ये 11 पॉइंट आपके 3 जो अगर मेजर हम बात करें, चाहे वो आपके मुदालियर हो, राधाकृष्णन हो या कोठारी हो, ये तीनों लोगों में आप यही 11 पॉइंट का यूज़ करके अपने आंसर को बहुत इफ़ेक्टिव और ईजिली आप इसको क्रिएट कर सकते हैं खुद से। उन्होंने क्या, क्योंकि सब ने इसके बारे में कहा है, जैसे इन्होंने इनका पढ़ेंगे तो थोड़ा ब्रॉड होगा कोठारी का, क्योंकि ये प्राइमरी सेकेंडरी हायर सबके बारे में बात कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी का पढ़ेंगे तो वो सिर्फ विश्वविद्यालय की बात करेंगे, मुदालियर की बात करेंगे तो वो सिर्फ माध्यमिक की बात करेंगे। तो यहाँ पर ये जो मैंने 11 पॉइंट्स बताए हैं, अगर इन 11 पॉइंट्स को आप, अभी मैं आपको दोबारा से रिपीट भी करूँगी, याद कर लेते हैं तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। आप वीडियो देखने के बाद सिर्फ अपने दिमाग में वीडियो जब हो जाए, सिर्फ उन 11 पॉइंट्स को रिकॉल करेगा और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, आप निश्चित ही जो आपका कॉन्सेप्ट है वो एक बहुत बेटर लेवल पर पहुँचेगा और आप डिफरेंस कर पाएंगे चीज़ों में कि भाई हाँ, अब आपको लगेगा कि आपको पता है, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है इसमें। ठीक है। इवैल्यूएशन में क्या कहा है इन्होंने कि कैसे हमको इवैल्यूएट करना है। भाई सब चीज़ हो गई, लेकिन पता चलना चाहिए ना कि मूल्यांकन, क्योंकि मूल्यांकन प्रविधि आज भी हमारे देश में जो शिक्षा का है वो क्या है, वो बहुत ही ख़राब मूल्यांकन है, क्योंकि हम सबको एक ही डंडे से हाँकने की कोशिश करते हैं, जो गलत है। 1 से 4 तक इन्होंने कहा इंटरनल इवैल्यूएशन होना चाहिए, ग्रेडिंग सिस्टम को इन्होंने कहा। प्राइमरी के बाद इन्होंने कहा है कि एक आपका स्टेट लेवल का एक्सटर्नल एग्ज़ाम होना चाहिए, रिटन भी होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए, रिलायबल और बिहेवियरल व्यवहारिक होना चाहिए। बिल्कुल सही बात कही कोठारी आयोग ने कि प्राइमरी के बाद एक स्टेट लेवल का हो कि भाई सारे बच्चों को पता लगे कि भाई हम कहाँ पे स्टैंड करें, कितना हमको समझ में आ रहा है। और जो आपका एग्ज़ाम हो वो दोनों तरीके से होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए, रिटन भी होना चाहिए, और इसमें ओरल भी, और इन्होंने नहीं दिया, मैं अपनी तरफ से नहीं बताऊँगी, रिटन भी होना चाहिए और ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए, रिलायबल और बिहेवियरल व्यवहारिक भी होना चाहिए। क्लियर है।
अब बात करते हैं इनके जो है 12th पॉइंट की एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन। अभी आपका ख़त्म नहीं हुआ है, 11 उतना रखिए क्योंकि आपके पॉइंट्स बहुत सारे हैं। एग्ज़ाम में आप लिखेंगे आपका निश्चित ही पेज आपका कम पड़ जाएगा, लेकिन कंटेंट आपको यहाँ से बिल्कुल भी कम नहीं मिलेगा और बिल्कुल टू द पॉइंट, ऑथेंटिक, जो आपके दिमाग में एकदम जाकर के फिट हो जाएगा। एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन, इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, शिक्षा के विस्तार के बारे में इन्होंने कहा कि सबको आप अपॉर्चुनिटी दीजिए, सबको आप क्या करिए, एक समान अवसर प्रदान करिए। ठीक, तभी वुमेन एजुकेशन के बारे में भी पूछा जाता है कि क्या इन्होंने कहा। तो याद रखिए कि स्त्री शिक्षा के विस्तार की इन्होंने बात की है। किन्होंने? आपके कोठारी कमीशन ने किसकी बात की है? स्त्री शिक्षा के विस्तार की। स्त्री शिक्षा के रास्ते में आने वाली रुकावट जो है उसके समस्या के समाधान के लिए कदम उठाना चाहिए, ये इन्होंने कहा। इसके साथ इनका ये भी कहना है कि जो पुरुष है और जो स्त्री है उसकी शिक्षा के मध्य कोई अंतर नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आप देखेंगे स्त्री शिक्षा में दो तरह की विचारधाराएं बहुत प्रचलित हैं, एक संकीर्ण और एक व्यापक। संकीर्ण विचारधारा में लोग कहते हैं कि स्त्री की शिक्षा अलग होनी चाहिए, मतलब उसको अलग कंटेंट पढ़ाया जाना चाहिए, और लड़के की अलग। और व्यापक में वही दोनों चीज़ें सेम हैं। तो इनका व्यापक वाला कंटेंट था छात्रावास की सुविधा दी जानी चाहिए, छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप दी जानी चाहिए, रिसर्च यूनिट जो अलग अलग हैं वो भी आपके यहाँ पर बनाए जाने चाहिए। इसके साथ इनका ये भी कहना है कि जो एकल बालिका विद्यालय है उसकी भी स्थापना की जानी चाहिए। एडल्ट एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन के लिए भी प्रश्न आते हैं और पूछा जाता है कि एडल्ट एजुकेशन में क्या कहा गया। तो राज्यों में राज्य प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड, जैसे ये नेशनल लेवल पर है, जैसे अभी आपने देखा था ना शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में एक नेशनल में था एक स्टेट में था, ऐसे ही ये आपका NBA जो नेशनल बोर्ड ऑफ एडल्ट एजुकेशन का गठन ठीक ऐसे ही आपका स्टेट लेवल पर भी किया गया था। राज्य मतलब स्टेट बोर्ड ऑफ एडल्ट एजुकेशन, हिंदी में बताएं तो राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड, और अगर राज्य में कहें तो आपका राज्य प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड। ठीक, यहाँ पे देखिए हिंदी इंग्लिश इसमें लिखा हुआ है, इसकी बात की गई। इसके अलावा इन्होंने जो है प्रौढ़ शिक्षा पर काफ़ी महत्व भी दिया था, मतलब उसको काफ़ी ज़्यादा उसमें कहा था कि भाई ये काफ़ी ज़रूरी है एडल्ट का जो है एजुकेट होना, ये सारी चीज़ें। बजट के बारे में भी इन्होंने कहा कि बजट आपको किन किन और विषयों में देना चाहिए। तो आपको जो साइंस है इसकी तरफ, मतलब आपको इसके प्रगति, कल्याण और सुरक्षा के लिए आपको जो है पैसा लगाना चाहिए। एग्रीकल्चर एजुकेशन को महत्व देना चाहिए, कमर्शियल और टेक्निकल एजुकेशन को, साइंस एजुकेशन और इसके साथ रिसर्च को आपको क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। सो दीज आर द 14 पॉइंट्स, ये आपके 14 पॉइंट और ये 14 पॉइंट आपको एज इट इज़ याद होना चाहिए। क्लियर है? तो आप शुरुआत करेंगे ऑब्जेक्टिव से, ऑब्जेक्टिव के बाद आप आएंगे ऑर्गेनाइजेशन पे, ऑर्गेनाइजेशन के बाद आप जो है कहाँ पर आएंगे, आप उसके बाद आपका एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद आपका आएगा एडमिनिस्ट्रेशन, फिर आप शिक्षक पे आएंगे, फिर शिक्षक शिक्षा, टीचर एजुकेशन, और वहाँ टीचर के आते ही आपको बाकी तो क्रम कड़ी आपको ऐसे याद रखना है कि शिक्षक शिक्षा है तो वो अपने साथ करिकुलम लेकर के आएंगे और करिकुलम में वो टीचिंग मेथड्स के थ्रू पढ़ाएंगे, और उन टीचिंग मेथड को वो कैसे संभालेंगे तो वो टेक्स्ट बुक के थ्रू पढ़ाएंगे। अब उस टेक्स्ट बुक में अलग अलग चीज़ें दी होंगी, जैसे कि डिसिप्लिन की भी बात की जाएगी, वुमेन एजुकेशन की बात की जाएगी, टेक्स्ट बुक के अंदर एडल्ट एजुकेशन की बात की जाएगी। ये जितनी चीज़ें आपने यहाँ पर पढ़ी हैं, शिक्षा के प्रसार की बात की जाएगी, मूल्यांकन की बात की जाएगी, गाइडेंस एंड काउंसलिंग की बात की जाएगी। ठीक, टेक्स्ट बुक के अंदर इतनी सारी चीज़ों को आपको अपने जो है रखना है। इसके अलावा बजट इन्होंने इन चीज़ों पे कहा है कि भाई इसमें जो है देने की बात है। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इम्पैक्ट क्या पड़ा, इन्होंने इतना बड़ा अपना दे दिया, इसका क्या प्रभाव पड़ता है। प्रभाव ये है कि भारत की जो पहली NP 1968 का निर्माण होता है, इन्हीं के बाद 1968, और ये कब बने थे 1964, तो भारत की पहली शिक्षा नीति इसके बाद मानी जाती है। जो अभी तो आपका नई शिक्षा नीति 2020 में 5-3-3-2 यही है, 5-3-3-4, इसको एक बार चेक करिएगा, मुझे अभी रिकॉल नहीं है 5-3-3-2 है या 5-3-3-4 है, आई थिंक यही है, 4 ही है। ये जो प्रणाली है ये तो अभी आई है, बट इसके पहले जो प्रणाली चली थी 10+2+3 वाली कि 10 तक आपका 10, फिर 2 साल आपका 12th हो जाएगा इंटरमीडिएट, उसके बाद 3 साल ग्रेजुएशन। ये प्रणाली कोई किसी और ने नहीं बल्कि कोठारी आयोग ने ही दी थी, इन्हीं के प्रयासों से हुआ था। NCERT जिसको उन्होंने कहा था कि इसको विद्यालय शिक्षा का कार्यभार सौंपा जाए, तो प्रथम 10 वर्षों के लिए आधारभूत करिकुलम का जो है NCERT ने बनाया और उसको लागू भी करवाया गया। 10+2 व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की व्यवस्था भी की गई। UG कोर्सेज को 3 साल का बनाया गया, जैसा इन्होंने कहा था, आपने देखा होगा UG के लिए 3 साल, PG के लिए 2 या 3 साल कहा, और आपके रिसर्च के लिए भी इन्होंने कहा कि 2 से 3 साल। क्लियर है?
शिक्षक शिक्षा में सुधार की बात, जैसे इन्होंने कहा कि भाई उनके वेतन हो गया, या टीचर जो पढ़ाने जा रहे हैं उनके अंदर कैसे आप चेंज लाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी का युग है, तो कितने शिक्षकों को अगर कंप्यूटर चलाना नहीं आएगा, मोबाइल चलाना अच्छे से नहीं आएगा, तो वो बच्चों में कैसे वो चीज़ आएगी, नहीं आएगी। तो टीचर की भी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। वो ट्रेनिंग इन सर्विस और आपका प्री सर्विस दोनों तरीके से होती रहती है। प्रौढ़ शिक्षा को व्यापक रूप कोठारी कमीशन के ही इसके द्वारा दिया गया था, जिसमें इन्होंने जो बनाया अपना नेशनल बोर्ड ऑफ एडल्ट एजुकेशन, जो मैंने आपको बताया कि भाई आपका राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड NBAE, नेशनल बोर्ड ऑफ एडल्ट एजुकेशन। इसके अलावा SBAE, स्टेट बोर्ड ऑफ एडल्ट एजुकेशन। क्लियर है इसकी बात। NPE 1986 का निर्माण भी इसी आयोग के सुझाव के आधार पर हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा को किसका विषय माना गया भाई, राष्ट्रीय शिक्षा का विषय माना गया। नेशनल एजुकेशन को आपका नेशनल मतलब एक राष्ट्रीय उसका माना गया कि शिक्षा भी क्या है, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और ये हमारे राष्ट्रीय मुद्दों में से एक है। औद्योगिकरण, तकनीकी शिक्षा पर विशेष बल। आपने इनका पंचमुखी कार्यक्रम जो मैंने शुरुआत में सबसे समझाया, याद है पंचमुखी कार्यक्रम के अंदर 5 चीज़ें कौन कौन सी, रिकॉल करिए। देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखें, जब आप पढ़ते हैं आप जितनी चीज़ें रिकॉल करते हैं ना, हमारा मन करता है कि नहीं छोड़ो जान दो, हम नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि आपको डर है कि आप भूल जाएंगे। और जिस दिन आपने ये प्रैक्टिस करना शुरू किया ना कि नहीं जो चीज़ भूल रही है हम उसी को करेंगे, तो बार बार रिकॉल करने से एक तो आपकी मेमोरी भी शार्प होगी, दूसरी आपको चीज़ें कभी भूलेंगी नहीं। ठीक है, तो इस फियर से बहुत सारे लोगों के अंदर रहता है, मेरे अंदर भी पहले था, अब नहीं है। तो ठीक है, मैं भूलूंगी तो कोई बात नहीं, मैं देख लूँगी दोबारा से ताकि दोबारा ना भूलूँ। ठीक, तो आप भी ऐसा करिए। तो हमने औद्योगिकरण ये पंचमुखी कार्यक्रम में से एक था। उसके अलावा और क्या क्या चीज़ें थी आप वहाँ पे, डेमोक्रेसी था, साथ में बोलिए, प्रोडक्टिविटी था, डेमोक्रेसी था, सोशलाइजेशन की बात की गई, सोशल मोरल एथिकल वैल्यूज़ की बात की गई, इन सब चीज़ों की बात की गई। इसके अलावा तकनीकी शिक्षा पर भी विशेष बल दिया कोठारी कमीशन ने। क्लियर है? सो ये आपका कंप्लीट कोठारी कमीशन था, मैंने जितना आपको बताया। इसके बाद किताब देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बात ध्यान रखिए। आप किताब में देखेंगे तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो बहुत ज़्यादा हैं। तो इसको मैंने एक पॉइंट से, जैसे आपको बताया ना, जो पॉइंट, ये जो पॉइंट्स मैंने आपको 12-14 पॉइंट्स जो बताए हैं, अगर इन 14 पॉइंट्स के बेसिस पे चाहे आप मुदालियर को पढ़ते हो, चाहे आप यूनिवर्सिटी को पढ़ें, चाहे आप इनको पढ़ें, कोठारी को पढ़ें, अगर इनके बिहाफ पे आप पढ़ते तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे और आपका जो संप्रत्यय है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनेगा। क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है कि कोठारी कमीशन से संबंधित जितनी भी समस्याएं, जो कन्फ्यूजन आज तक आपको थी, वो आपको अब आगे नहीं होगी। ठीक, कोई समस्या हो इसमें तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं। इसके साथ ही अगर चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट, एक नए आपके टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।